हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम ज्योमॉर्फोलॉजी के 20 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले हमने 19th नंबर क्वेश्चन को देखा था और सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा लेट हो गया वीडियोस में, लेकिन अब हम कंटिन्यू रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन से। और हमारा क्वेश्चन है, अर्थक्वेक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या करता है? वाइब्रेशन क्रिएट करता है अर्थ सरफेस पे, और इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज रिलीज्ड इज नोन एज एपीसेंटर। द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ वेयर सिस्मिक एनर्जी इज फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज एपीसेंटर। बॉडी वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मैक्सिमम डैमेज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, नन ऑफ द एबव। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि द पॉइंट इनसाइड द अर्थ सरफेस वेयर एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज रिलीज इज नोन एज हाइपोसेंटर। उसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं, जहाँ पे जो इनसाइड द अर्थ जो पॉइंट होता है जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइपोसेंटर और फोकस भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर सिस्मिक एनर्जी इज फर्स्ट एक्सपीरियंस इज नोन एज एपीसेंटर। तो पॉइंट जो सरफेस ऑफ अर्थ है, इनसाइड द अर्थ और सरफेस ऑफ द अर्थ, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन में। ये नहीं कि आप इनसाइड द अर्थ समझ जाए कि सरफेस ऑफ द अर्थ है, क्योंकि दोनों का जो मीनिंग हो जाएगा वो अलग अलग हो जाएगा और इसका आंसर भी अलग अलग हो जाएगा। द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर सिस्मिक एनर्जी इज फर्स्ट एक्सपीरियंस इज नोन एज एपीसेंटर। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि ये आपका सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये इनसाइड द अर्थ है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम बोलते हैं फोकस और हाइपोसेंटर। और यहाँ से जब फर्स्ट एनर्जी जो सरफेस पे आता है, जहाँ पे पता चलता है, उसको हम बोलते हैं एपीसेंटर। और सेकंड पॉइंट जो बोल रहा है वो इसी के बारे में बोल रहा है, बॉडी वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मैक्सिमम डैमेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नहीं, बिल्कुल भी गलत बात है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थक्वेक as the point on surface nearest to the focus is called as epicenter. It is the first one to experience the waves located just above the focus. जो फोकस के जस्ट एबव होता है, कहाँ पर? सरफेस ऑफ द अर्थ में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि वो इनसाइड द अर्थ है और इनसाइड द अर्थ में होता है हाइपोसेंटर, ना कि एपीसेंटर। अल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड एज हाइपोसेंटर और फोकस भी कहते हैं। अर्थक्वेक वेव ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और अर्थक्वेक जो वेव होता है वो ब्रॉडली किस में डिवाइड होता है? दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है बॉडी वेव और दूसरा होता है सरफेस वेव। बॉडी वेव जो होता है वो कम हार्मफुल होता है, जबकि सरफेस वेव जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर क्रिएट करता है। तो उनमें से क्या होता है? सरफेस वेव्स आर लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ, दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन बॉडी वेव। ध्यान रखेंगे, बॉडी वेव जो होती है वो पहले सरफेस पे पहुंचती है, उसके बाद आता है सरफेस वेव। सरफेस वेव जो होता है वो हाईली डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच ऑफ द फॉलोइंग है और हमें करेक्टली मैच करना है। टेक्टोनिक अर्थक्वेक, कोलैप्स अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, इंटेंस माइनिंग, लार्ज डैम्स, न्यूक्लियर डिटोनेशन, स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग द फॉल्ट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ध्यान में समझ में आ रहा होगा, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक की जहाँ बात होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डैम्स और रिजर्वायर की बात की जाए, तो डी का आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा। डी का जैसे ही सेकेंड नंबर हो जाता है तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाता है राइट आंसर। टेक्टोनिक अर्थक्वेक होगा जहाँ पे टेक्टोनिक यानी प्लेट्स का स्लाइडिंग होगा। ठीक है, स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग द फॉल्ट। कोलैप्स अर्थक्वेक क्या होगा? कोलैप्स अर्थक्वेक का सिचुएशन कब होगा? कोलैप्स अर्थक्वेक का सिचुएशन जब माइनिंग होगा। आपने सुना होगा कि ओपन कास्ट जो माइनिंग होता है, मेनली जो मैं बोलती हूँ ओपन कास्ट माइनिंग, जो मेघालय में काफ़ी फेमस है। ऑल्दो एनजीटी नन ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि एक क्या है बताएंगे कमेंट सेक्शन में, एनजीटी क्या है? ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पता ही चल रहा होगा कि एक्चुअली ट्रिब्यूनल है एनवायरमेंट रिगार्डिंग। तो इसने मना किया था ओपन कास्ट माइनिंग के लिए मेघालय में, बट स्टिल वहाँ पे किया जाता है। और अगर ओपन कास्ट में तो वहाँ पे क्या होगा? इंटेंस माइनिंग होगा। ओपन कास्ट माइनिंग है तो इंटेंस माइनिंग होगा। माइनिंग होगा तो अपर लेयर से फिर कोलैप्स होने का चांसेस रहता है, तो बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक्सप्लोजन टेक्टोनिक अर्थक्वेक तो आपको पता चल गया, फर्स्ट का 4 पता चल गया। उसके बाद सेकेंड का आपका
ए हो जाएगा, फर्स्ट का 4 हो जाएगा। रिजर्वायर इंड्यूस्ड एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहाँ पे होगा? न्यूक्लियर डेटोनेशन पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देख लेते हैं हम। टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या करते हैं? वो जनरेट होता है ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग द फॉल्ट प्लेन। इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी जहाँ पे होगा वहाँ पे जो रूफ होता है अंडरग्राउंड के ऊपर जो रूफ होता है वो कोलैप्स हो जाता है, जो जिसकी वजह से हमें अर्थक्वेक लाइक फील होता है और उसको हम बोलते हैं कोलैप्स माइनिंग। वो इंटेंस माइनिंग ये क्या करता है? अर्थक्वेक क्रिएट करता है। ग्राउंड शेकिंग में ऑल्सो अकर ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस, सच ट्रिमर आर कॉल्ड एज एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। तो ग्राउंड का शेकिंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? एक्सप्लोजन होता है केमिकल्स और न्यूक्लियर डिवाइसेस की वजह से भी होते हैं, और इस ट्रिमर को बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहते हैं। रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, द अर्थक्वेक दैट अकर्स इन द एरिया जहाँ पे लार्ज रिजर्वायर हो और डैम हो। ठीक है, 22nd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द अर्थक्वेक मेजरिंग स्केल। तो अर्थक्वेक मेजरिंग स्केल्स रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है रिक्टर स्केल मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, मर्केली स्केल मेजर द डैमेज ऑफ अर्थक्वेक ओवर रीजन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो एक्चुअली दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि रिक्टर स्केल जो होता है वो मेनली क्या मेजर करता है? वो मैग्नीट्यूड को ही मेजर करता है, जबकि जो मर्केली स्केल होती है वो इंटेंसिटी को मेजर करती है। ठीक है, और इंटेंसिटी को मेजर करती है तो फिर क्या होगा? जितनी ही इंटेंसिटी होगी उतना ही वो डैमेज को कॉज करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड स्केल को बोलते हैं रिक्टर स्केल, और मैग्नेटिक जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? वो एनर्जी जो होता है रिलीज जो होता है क्विक के टाइम पे, उसकी वजह से मैग्नीट्यूड स्केल डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर, जो एनर्जी रिलीज होता है। और इसका जो रेंज होता है वो 1 to 10 होता है, किसका? मैग्नीट्यूड स्केल्स का। इंटेंसिटी स्केल जो है जिनका नाम पड़ा है मर्केली के ऊपर, जो कि एक इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट थे, और ये क्या करते हैं? वो डैमेज को देखता है, डैमेज को मापता है कि डैमेज का कितना हुआ, ये इस चीज़ को बताता है। और इसका रेंज जो होता है इंटेंसिटी स्केल का वो होता है 1 to 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? ये इनकरेक्ट और करेक्ट आपको बहुत ध्यान से देखना होता है एग्जाम में, क्योंकि कोई भी गलती, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से जान भी रहे हो लेकिन करेक्ट और इनकरेक्ट के चक्कर में आप गलत कर देते हो तो आप नेगेटिव में जाओगे। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन मर्केली स्केल, अभी हमने जस्ट पढ़ा है। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। Every integer on Richter scale show 100 times energy increase in energy released। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमने देखा कि मर्केली स्केल से हम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर किस बेसिस पे किया जाता है? एनर्जी जो रिलीज होता है उसके बेसिस पे किया जाता है। मैग्नीट्यूड जो होता है अर्थक्वेक का वो डिपेंड्स करता है डायरेक्टली किसके चीज़ पर? एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक जो वेव होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। Every integer on Richter scale show 100 times energy increase in energy released। और ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ही राइट है। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पे पूछा ही जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वेव्स के ऊपर। तो अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं एम्पलीट्यूड जो होता है अर्थक्वेक वेव्स का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अर्थक्वेक क्या मेजर करते हैं? मतलब अर्थक्वेक को मेजर किसके द्वारा? रिक्टर स्केल की किया, और जिसकी एम्पलीट्यूड जो होती है वो 10 टाइम्स होती है प्रीवियस इंटीजर के, और इंक्रीज होता है 32 टाइम्स इन एनर्जी। तो ये ध्यान में रखेंगे, 100 टाइम्स नहीं होते हैं, वो 10 टाइम्स एम्पलीट्यूड जो होता है वो प्रीवियस इंटीजर का होता है। Energy equals to 6 ounces is released by an earthquake of magnitude of 1। 24th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द ओरोजेनिक मोमेंट। ओरोजेनिक मोमेंट से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। ओरोजेनिक कहीं पे भी आया तो ध्यान रखेंगे कि कहीं ना कहीं बात हो रही है माउंटेन फॉर्मेशन का। ठीक है, तो ओरोजेनिक मोमेंट आर लार्ज स्केल वर्टिकल मोमेंट ऑफ द अर्थ
Orogenic movement creates fold on the earth's surface. Orogenic movements are responsible for formation of volcanic veins, both A and B. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है कि ओरोजेनिक आर लार्ज स्केल वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग है। ओरोजेनिक मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं फोल्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने बताया कि हम इसमें किस चीज़ को बात करते हैं, माउंटेन बिल्डिंग की बात करते हैं। और हमारे इंडिया में जो हिमालय है, एंडीज और रॉकी माउंटेन, ये सब फोल्ड माउंटेन है। तो ये सब आपको ध्यान। ओरोजेनिक मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनिक वेन्स, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पे। और ओरोजेनिक मूवमेंट्स क्या होता है, ये लीड्स करते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का अपलिफ्टमेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है यहाँ पे अर्थ का। अर्थ जो होती है वो एक दूसरे के पास मूव करती है और फिर क्या होता है, फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। काफ़ी अच्छे से मैंने डिटेल वीडियो में बनाया हुआ है कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे होता है। और इसीलिए आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट और अर्थ का नहीं होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। क्योंकि अगर वर्टिकल मूवमेंट होता तो कैसे होता, ऐसे होता। और ये इस टाइप का जो माउंटेन्स होता है वो क्या होता है, फॉल्ट माउंटेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होते हैं, इसीलिए हमारा पहला गलत है। ओरिजिनल मूवमेंट्स क्रिएट करता है फोल्ड ऑन द सरफेस, बिल्कुल सही बात है। ओरिजिनल मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनिक वेन्स, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इट लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस थ्रू फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट आपको पता है, अर्थ का जो अपर लेयर होता है उसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। इट टेक प्लेस ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इन द अर्थ क्रस्ट। दिस मूवमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनिक वेन्स एज अ लिक्विफाइड रॉक इन द मैग्मा चैम्बर, और विच क्रिएट्स ग्रेट प्रेशर ऑन द क्रस्ट एंड ओवर टाइम फ्रैक्चर ऑन द अर्थ क्रस्ट क्रिएट करता है किस चीज़ को, वोल्केनिक वेन्स को। 25th नंबर क्वेश्चन लिखते, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। पहले है एपिरोजेनिक मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द सिंडर कोन वोल्केनोज। एपिरोजेनिक मूवमेंट्स आर मेनली वर्टिकल मूवमेंट्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो ध्यान रखेंगे, ओरोजेनिक मूवमेंट्स का होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होता है, जबकि एपिरोजेनिक मूवमेंट जो होता है वो वर्टिकल मूवमेंट्स होता है। और पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा रॉन्ग है, क्योंकि एपिरोजेनिक मूवमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है किसके लिए, सिंडर कोन वोल्केनोज के फॉर्मेशन के लिए। तो इसीलिए पहला जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ एज एपिरोजेनिक इज कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेसेस, और इट इज़ मेनली वर्टिकल मूवमेंट जो होता है। क्या होता है एपिरोजेनिक मूवमेंट जो क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट्स होता है, मेनली वर्टिकल मूवमेंट्स। और ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है अपलिफ्टमेंट और वार्पिंग ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ एपिरोजेनिक देयर में बी माइल्ड डिफॉर्मेशन आउटसाइड द अर्थ। और एपिरोजेनिक प्रोसेस के कारण माइल्ड डिफॉर्मेशन होता है आउटसाइड द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द सील्ड वोल्केनोज ऑन द अर्थ। तो सील्ड वोल्केनोज जो अर्थ पे होते हैं उनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। द सील्ड वोल्केनोज आर द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन द अर्थ। दिस वोल्केनोज आर मेनली मेड ऑफ फ्लूइड बेसाल्ट। दिस वोल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाईली एक्सप्लोसिव इरप्शन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो आप डिटेल वीडियो को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वोल्केनोज कितने टाइप के होते हैं, वो कौन कौन से रॉक्स से मिलकर बने होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से रॉक्स होते हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्टिक रॉक, ये सारी चीज़ों की मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं। कौन सा फ्लूइड होता है, किस में लेस फ्लूइडिटी होती है, किस में विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, कौन ज़्यादा दूर तक एक्सपेंड कर सकता है, ये सब काफ़ी अच्छे से बना हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखिए। चलिए हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। और क्वेश्चन है यहाँ पे, द सील्ड वोल्केनो आर द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन द अर्थ सरफेस। बिल्कुल करेक्ट बात है। दिस वोल्केनोज आर मेनली मेड ऑफ फ्लूइड बेसाल्ट। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही बात है कि ये फ्लूइड बेसाल्ट से बने हुए हैं और ये लार्जेस्ट वोल्केनो होते हैं। सील्ड वोल्केनो जो होते हैं अर्थ पे वो लार्जेस्ट वोल्केनो। दिस वोल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाईली एक्सप्लोसिव एरप्शन। नहीं, एक्सप्लोसिव एरप्शन नहीं होता है।
तो फर्स्ट और सेकेंड जो है हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ए नंबर। तो sealed volcanoes on the earth as the sealed volcanoes become explosive if somehow water gets into the wind। तो ध्यान रखेंगे कि वैसे तो सील्ड वोल्केनो जो होता है उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो काफ़ी लो होती है, ठीक है, विस्कोसिटी लो होती है, लेकिन अगर इसमें कैसे भी अगर वाटर चला जाए तो इसकी जो एक्सप्लोसिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। पहला और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सील्ड वोल्केनो जो होता है वो अर्थ का लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनोज में आता है। हवाईन वोल्केनो का नाम आपने सुना होगा, हवाईन आइलैंड पे है, और वो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है किसका, बेसाल्टिक वोल्केनो का। और दिस वोल्केनोज आर मोस्टली मेड ऑफ फ्लूइड बेसाल्ट, अ टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड जब इरप्ट होता है। तो ये इसका नेचर जो होता है वो फ्लूइडिटी इसकी ज़्यादा होती है, और इसी वजह से जो ये वोल्केनो होता है वो एक्सपैंड करता है, स्टिफनेस इसमें कम होती है। अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन एंड थ्रो आउट द कोन एट द टॉप ऑफ वेंट एंड डेवलप्स इनटू सिंडर कोन, ठीक है। तो अपकमिंग जो लावा होते हैं वो किसके रूप में आते हैं, फाउंटेन के रूप में आते हैं, और जब वेंट जो कोन होता है ऐसे बना हुआ उससे वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। 27th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27th नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट। कंपोजिट वोल्केनो आर फॉर्म्ड ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ वोल्केनिक मटेरियल। कंपोजिट वोल्केनो आर मोस्ट एक्सप्लोसिव एंड टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ। ध्यान रखेंगे कि कंपोजिट वोल्केनो जो होता है वो बिल्कुल मेनी लेयर्स में फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और ये मिलने क्या होता है, मतलब बेसाल्टिक जो वोल्केनो है जो कि हाईली, जिसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, उससे थोड़ा ज़्यादा इसका क्या होता है, विस्कोसिटी होती है, ठीक है। कंपोजिट वोल्केनोज आर मोस्ट एक्सप्लोसिव एंड टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्व्स, ऐसा नहीं है, रीजन जो है वो फॉल्स है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। कंपोजिट वोल्केनो आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावास देन बेसाल्ट। तो फिर से एक बार मैं बोलूँगी कि अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखें, वहाँ पे आपको समझ आएगा कि विस्कोसिटी में क्या डिफरेंसेस है, विस्कोसिटी एक्चुअली कहते हैं किसको। दिस वोल्केनोज ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शन। तो ये जो वोल्केनो होते हैं कंपोजिट वोल्केनो, वो मतलब प्रायः क्या होते हैं, वो एक्सप्लोसिव होते हैं, जबकि हमने देखा कि बेसाल्टिक जो वोल्केनो होते हैं वो क्या होता है, वो जिसको हम सील्ड वोल्केनो भी कहते हैं, वो एक्चुअल में ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता है। Along with lava, large quantity of pyroclastic material and acids find their way to the ground. This material accumulates in the vicinity of the vent open, leading to the formation of layers, and this makes the mount appear to composite. तो इसका फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे कि अगर इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो इसका एक्सपेंशन कम होगा, एक्सपेंशन कम होगा तो ये अपने वेंट, जो इसका वेंट बना हुआ है वोल्केनो का, ये यहीं पे जमा होता जाएगा, और जमा होते जाएगा तो क्या होगा, लेयर का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इसका एक्सपेंशन जो है वो कम है। अपार्ट फ्रॉम द कैल्डेरा वोल्केनोज आर मोस्ट एक्सप्लोसिव, टेंड टू कोलैप्स ऑन देम। तो मतलब कैल्डेरा वोल्केनोज के अलावा मोस्ट एक्सप्लोसिव होते हैं ये, और कोलैप्स हो जाते हैं खुद के ऊपर ही, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग द एक्सोजेनिक मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द एक्सोजेनिक मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ का। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, सिस्मिक मूवमेंट्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ध्यान रखेंगे कि सिस्मिक मूवमेंट जो होता है वो अक्कर होता है इनसाइड द अर्थ, ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है एक्सोजेनिक मतलब ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए और बी, ठीक। सेकंड थर्ड जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग द एक्सोजेनिक मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। तो एक्सोजेनिक मूवमेंट्स के लिए क्या क्या होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो एक्सोजेनिक मूवमेंट्स को क्रिएट करते हैं। एक्सोजेनिक जो प्रोसेस होता है डिराइव करता है अपने एनर्जी को एटमॉस्फेयर से,
अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड ऑल्सो ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक फोर्सेस। तो इसका जो अल्टीमेट एनर्जी का जो सोर्स होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस का, वो क्या होता है? वो होता है सन। आपको पता है सन मतलब जो हमारी एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है हमेशा। सन इज द ओनली सोर्स और यूनिवर्सल सोर्स ऑफ द एनर्जी, ये चीज़ तो आपको पता होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेस अपॉन ऑल द अर्थ मटेरियल हैविंग अ स्लोपिंग सरफेस टेंड टू प्रोड्यूस मूवमेंट्स ऑफ द मैटर इन डाउन स्लोप डायरेक्शन। ठीक है, तो जो भी स्लोपिंग सरफेसेस होती है, स्लोपिंग सरफेस का कोई भी जो मटेरियल होता है वो डाउन स्लोप में आने लगता है। ठीक है, temperature and precipitation are the two important climatic elements that control various processes, while seismic moments is a part of endogenic moment. तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच, बाय।